पिछले दिनों जब चुनाव हुआ था तो आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी खड़े हुए थे और दोनों में काफ़ी टकरार हुई थी चुनाव जीतने को लेकर। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी को हम 50,000 वोटों से हराएंगे और वहीं पर ममता बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी को यहां पर चुनौती दी थी कि हम नंदीग्राम जीत कर दिखाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर टोटल 1,956 वोटों से ममता बनर्जी को हरा दिया और अधिकारी को यहां पर 1,10,764 वोट मिले थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी यानी कि बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी को यहां पर 1,08,808 वोट मिले थे। जिसके बाद निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक यहां पर 6,227 मतों के साथ माकपा की मीनाक्षी मुखर्जी यहां पर तीसरे स्थान पर थी। वहीं इसके बाद आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने धांधली के आरोप लगाए हैं, वोटिंग की गिनती में गड़बड़ी के आरोप लगाए और जिसके बाद वो कोर्ट तक पहुंच गई। चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल फर्स्ट पर। धनोज जी आज बंगाल के मुद्दे पर बात करेंगे। पिछले दिनों काफी यहां पर सरगर्मियां देखने को मिली हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे। ममता बनर्जी और नंदीग्राम से लड़ रही थी, साथ ही यहां पर जो शुभेंदु अधिकारी हैं जो कि टीएमसी से बीजेपी में आए थे, उन्होंने यहां पर ममता बनर्जी को चैलेंज कर दिया था कि वो 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे और जिसके बाद उन्होंने 50,000 नहीं बल्कि यहां पर 1,956 वोटों से ममता बनर्जी को हरा दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी को अब ये हार पच नहीं रही है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम। दो लाइन से शुरुआत करूंगा जी। सुना है समुद्र को गुमान आया, सुना है समुद्र को गुमान आया, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया। देखिए बात अगर आप टीएमसी और बीजेपी की करेंगे तो उससे पहले इसमें एक कहानी है। कहानी ये है कि जो शुभेंदु अधिकारी है वो पूर्णतः बीजेपी नहीं हुए थे, वो टीएमसी को छोड़कर भाजपा में आए थे जी। और वो वर्तमान वहाँ के विधायक थे और शुरू से अंत तक मैं भी एक पत्रकार होने के नाते जो मैं जैसे भी जितने भी व्यूज मैंने रखे उसमें शुरू दिन से कहता आया था कि ममता बनर्जी को अपना भवानीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहिए था जी। ममता बनर्जी जो है टीएमसी के जो उनके ही एक सिपा सलाहकार, उनके ही सेनापति, उनके ही सेना नायक, जो कभी ममता बनर्जी को अपने खून पसीने से आगे बढ़ाने वाले शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि देखिए सिपाही है तो राजा रानी है, अगर बॉर्डर सुरक्षित नहीं है प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अगर बॉर्डर ही सुरक्षित नहीं तो देश के अंदर प्रधानमंत्री क्या करेंगे? उसी तरह पार्टी के अंदर जो उनके सिपा सलाहकार थे, जो उनके सेना नायक थे शुभेंदु अधिकारी, वो उनसे दुखी होकर बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उसको नंदीग्राम से सीट दे दिया और उन्होंने चैलेंज किया कि मैं 50,000 वोटों से हराऊंगा। उसके ट्रेप में वो फंस गए, ममता बनर्जी उसके ट्रेप में फंस गए और उन्होंने उनके चैलेंज को स्वीकार कर लिया। और देखा जाए तो जो ये चुनाव लड़ा गया सत्यम, उस चुनाव के दरमियान आप यह देखिए कि ये जो काउंटिंग था, ये काउंटिंग दोबारा मान लीजिए रिकाउंटिंग नहीं कर सकते, आपत्ति करने के बाद वहीं पर फिर से काउंटिंग हुई तो फिर से जीत जो शुभेंदु अधिकारी की हुई। कई चैनल ने बिना ईसी के सर्टिफिकेट के बावजूद भी कई चैनल ने घोषणा कर दिया था, लेकिन देखा जाए शुभेंदु अधिकारी ने वहाँ जीत दर्ज किया। लेकिन आपने जो सवाल किया, सवाल ये कि ममता बनर्जी इसको पचा नहीं पा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी जो है जीत दर्ज करी, जीत दर्ज करी पार्टी ने, लेकिन स्वयं ममता बनर्जी हार गई चुनाव। अब वो इस बात को पचा नहीं पा रही है, क्योंकि इस बात को इसलिए नहीं पचा पा रही वो कि अपने ही कार्यकर्ता जो कभी टीएमसी में थे उनसे वो चुनाव हार गई इसलिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की छवि खराब हुई, क्योंकि ममता बनर्जी जो टक्कर सीधे नरेंद्र मोदी जी को दे रहे थे अपने बयानों में, उन्होंने कहा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने कहा दीदी वो दीदी, जिसको उन्होंने भुनाया कि एक महिला का अपमान करने का जो उन्होंने उसको राजनीतिक द्वंद बनाया,
राजनीतिक नारा बनाया। जी जी तो उसी को देखते हुए ममता बनर्जी को यह बात पच नहीं पा रहा है कि हम हार गए। देखिए कोर्ट भी क्या करेगा, कोर्ट भी, क्योंकि जो भी जितने भी ईवीएम है उस ईवीएम को यथास्थिति रखा गया है। जी क्योंकि वहाँ जो पीठासीन पदाधिकारी था उसने पुनः काउंटिंग अधिकारी जो है वहाँ पर दोबारा काउंटिंग किया, उसमें भी ममता बनर्जी की देर रात हार हुई। तो यह क्या निकलेगा हमको पता है, आपको भी पता है, पूरा भारत जानता है। लेकिन ममता बनर्जी हाईकोर्ट का रुख किया क्योंकि उसको लगा उसके दबंगई से हाईकोर्ट के जज जो है उसके हक में फैसला देगा। लेकिन वो भूल गए कि जो पढ़ लिख कर जज बनते वो किसी के दबंगई से नहीं करता। हमारे देश में जज का एक ओहदा है, न्यायपालिका बहुत मायने रखता है। तो ममता बनर्जी वहाँ भी राजनीति करने से बाद में आई, ममता बनर्जी वहाँ भी मुंह दिखाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं और यहाँ पर वो हारी भी हैं शुभेंदु अधिकारी से और गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं, और ऐसा अक्सर हुआ है अगर बीजेपी कहीं से जीतती हुई दिखाई देती है तो कहीं ईवीएम में गड़बड़ी या वोटिंग में काउंटिंग में गड़बड़ी, ऐसे सवाल क्यों उठाए जाते हैं आखिर? या फिर ममता बनर्जी को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी हार हुई है, उनका जो उन्होंने चैलेंज दिया था शुभेंदु अधिकारी का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये कारण है? ये सत्यम, जीत हार एक वोट से भी होता। हमारे भारत में यह कोई नई कहानी नहीं है। हमारे भारत में 2, 3, 4 बार काउंटिंग हुआ और उसके बावजूद भी वही हुआ जो सत्य था। सवाल यह होता है कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने क्या कहा। लेकिन सवाल ये होता है कि लोगों ने, नंदीग्राम के लोगों ने किसको चुना? तो नंदीग्राम के लोगों ने शुभेंदु अधिकारी को चुना, नंदीग्राम के लोगों ने ममता बनर्जी को नहीं चुना। उन्होंने साफ कह दिया था शुरू दिन से ही कि यहाँ से जीतेगा शुभेंदु अधिकारी। सवाल है 1956 वोटों से जीत हुई और यह जीत सत्य प्रामाणिकता है। लेकिन जो बातें हैं ममता बनर्जी की ओर से कि वो हाईकोर्ट का रुख किया, हाईकोर्ट का रुख देखिए, हाईकोर्ट के ऊपर भी राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इसका अधिकार है। लेकिन इसको मान लेना चाहिए, इनको जो सीटें मिली है पूरे बंगाल में वो भी तो ईवीएम के द्वारा ही मिली है। ये पहले इल्जाम लगा देते थे ये तमाम लोग ईवीएम बेवफा है। ईवीएम में जो है बीजेपी के ऊपर हमेशा ये लोग आरोप लगाते थे ईवीएम में सांठ-गांठ किया गया, ईवीएम में सेटिंग किया गया। अगर ईवीएम में सेटिंग होता तो आज बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी थोड़ी नहीं जीतती। बिल्कुल। इसलिए ये बेबुनियाद है ये इल्जाम लगाना कि वो उनको पच नहीं पा रहा कि शुभेंदु अधिकारी उनको हरा दिया। लेकिन वो इस बात को ना माने, उसको शुभेंदु अधिकारी ने नहीं हराया, ममता बनर्जी को नंदीग्राम के लोगों ने हराया है। नंदीग्राम के लोगों ने साफ मैसेज दिया है कि वो नंदीग्राम जहाँ से ममता बनर्जी राजनीतिक शिखर तक पहुंची, लेकिन उसने नंदीग्राम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसलिए नंदीग्राम के लोगों ने, नंदीग्राम के जनता ने, नंदीग्राम के महिला पुरुष ने ममता बनर्जी को इग्नोर कर दिया और शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो जीत हार एक वोट से हो या 1956 वोट से हो, जीतने वाले के लिए एक वोट भी, मैंने पहले भी कहा भारत में कई ऐसे लोग हैं 1 वोट से, 3 वोट से, 4 वोट से, 100 वोट से जीते हैं। इसलिए जीत ये कोई बातें नहीं रखता कि कितने वोट से ममता बनर्जी के हारे। सवाल यह उठता है कि नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को खारिज कर दिया था शुभेंदु अधिकारी का, वहां से शुभेंदु अधिकारी जीते। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर सवाल या निशान उठा रही हैं कि यहाँ पर वोटों में यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। लेकिन सर यहाँ पर ममता बनर्जी ने कई बार केंद्र पर भी निशाना साधा है, पीएम मोदी पर निशाना साधा है, जब ऑक्सीजन की किल्लत थी उसको लेकर भी निशाना साधा है। साथ ही यहाँ पर जो केंद्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को हर चीज मुहैया कराई जा रही, समय पर मुहैया कराई जा रही, लेकिन पश्चिम बंगाल उन चीजों को जनता तक नहीं पहुंचा रही। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी, उन चीजों को जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक वो चीजें नहीं पहुंचाई जा रही हैं। करिए, राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी को पूरा प्लेटफॉर्म है जी। 10 साल से वो सरकार में थी जी, 10 साल से बंगाल में उनकी सरकार चल रही थी। बिल्कुल। 10 साल से क्यों नहीं वो ऑक्सीजन प्लांट लगाया, 10 साल से क्यों नहीं वो हॉस्पिटल बढ़ाए, 10 साल से क्यों नहीं वो स्टाफ बढ़ाए, 10 साल से क्यों नहीं वो डॉक्टर की वैकेंसी निकाले, डॉक्टर को मतलब बहाल किए। तो ये सब कहने के लिए है। अब इन बातों का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि पूरे भारत इस बात को जानता है कि बीजेपी की 3 सीट थी, अब 3 से वो 77 आ गए हैं। तो आप ये देखिए
कि ये सब कहने के लिए है, पूरा भारत कोरोना को लेकर भारत ही नहीं पूरा विश्व पीड़ित है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार को भी क्लीन चिट नहीं मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को भी नहीं मिलना चाहिए। अगर इसमें मोदी दोषी है तो ममता बनर्जी भी दोषी है, क्योंकि मोदी केंद्र में सरकार रहते हुए 10 साल कुछ नहीं किया, तो ममता बनर्जी भी बंगाल में 10 साल रहते हुए कुछ नहीं किया। तो यह देखने वाली बात है कि मोदी से ज्यादा बड़ी शासन तो उनकी रही बंगाल में 10 साल। मोदी जी का तो अभी 6वां 7वां साल शुरू है। तो इस बात से आप देखेंगे तो उनको यह बात शोभा नहीं देता राजनीति करना। राजनीति करिए, लेकिन आपका डेवलपमेंट ये अलग बात है कि सबको पता है कि बंगाल में जीत ममता बनर्जी की क्यों हुई, क्योंकि मोदी को कौन वर्ग वोट नहीं दिया। आज एक वर्ग मुस्लिम वर्ग ममता बनर्जी को एकजुट होकर वोट दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ रोहिंग्या, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह के मुसलमान आकर वहाँ पर रह गए वैध रूप से। उनको वैधता कौन दिया? ममता बनर्जी ने। तो स्वाभाविक था सारे लोगों का वोट किसको जाता? ममता बनर्जी को गया। और पहले से ममता बनर्जी वहाँ मजबूत थी, तो बीजेपी का तो 3 ही सीट था, फिर भी बीजेपी वहाँ मजबूत हुई। लेकिन सबको पता, हम जैसे पत्रकार को भी पता है कि ममता बनर्जी विकास के नाम पर जीत नहीं हुआ। ममता बनर्जी मुस्लिम को डरा डरा कर सारे मुस्लिम वोट ले लिया। जैसे आप देखिए दिल्ली में जिस तरह आम आदमी पार्टी को केजरीवाल को एक तरफा वोट मुस्लिमों का मिला। हम जैसे पत्रकार जब रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी देखिए अभी मैं लाइव हूं, मेरे पीछे कई गाड़ियां जा रहे आ रहे हैं और मैं इस टाइम फील्ड से ही रिपोर्ट कर आपके मैं डिबेट का हिस्सा लिया। सवाल होता है कि जो सांप्रदायिकता है, जिस सांप्रदायिक भावना को लेकर विकास के नाम पर ममता बनर्जी ने चुनाव नहीं जीता। अगर विकास के नाम पर चुनाव लड़ती तो ममता बनर्जी का क्या हाल होता। और यही है नंदीग्राम ने उनको विकास के नाम पर बता दिया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने जो काम किया उसी काम पर वोट मांग रहा हूँ। उन्होंने रन नहीं छोड़ा, वो अपने रन में डटे रहे। तो उसका नतीजा ये है कि ममता बनर्जी की हार हो गई और ये हार ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही है, टीएमसी पचा नहीं पा रही है। जी सत्यम। लेकिन सर आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे धनोज जी, जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर जाकर कई रैलियां संबोधित की थी और जिस तरीके से उन्होंने एक घोषणा की थी कि इस बार परिवर्तन जरूर आएगा पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो परिवर्तन कहीं दिखाई नहीं दिया है और जिसके बाद बस जो नंदीग्राम सीट पर चैलेंज हुआ था यहां पर जरूर प्रभाव पड़ा है। जितने भी डिबेट में मैंने भाग लिया चुनाव के दरमियान, बंगाल पृष्ठभूमि पे मैं समय शुरू से ही कहता रहा कि बीजेपी की सीटें अच्छी आएगी, बीजेपी परिवर्तन नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी और ममता बनर्जी में थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन धनोज जी जो आप कह रहे हैं कि उतना परिवर्तन नहीं कर पाएगी, आपने कई डिबेट हमारे साथ की हैं, लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पर माननी होगी आपको भी और दर्शकों को भी कि जिस तरीके से पिछली बार 3 सीटें यहाँ पर काबिज की थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार जो सीटों में बढ़त देखी गई है, इससे जरूर ये माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार बीजेपी को कहीं हद तक जगह दी है पश्चिम बंगाल में। जी सत्यम, ये तो मैंने डिबेट में भी कई बार कहा, आपके साथ भी कहा। मैंने कहा कि भाजपा मजबूत होगी, भाजपा विपक्ष में आज बहुत बड़ी पार्टी है और उसी का नतीजा है कि अब ममता बनर्जी की ये जो राजनीतिक गुंडागर्दी है वो अब नहीं चलेगा। जैसे अभी एक घटना घटी कि बंगाल में एक प्रकृति आपदा आया, तो उसके तहत प्रधानमंत्री जब बंगाल गए उस मीटिंग में ममता बनर्जी लेट से आई और विदक कर चली गई। वो इसलिए चलेगी क्योंकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी उस मीटिंग में बुलाया गया था जी। तो उनको देखकर ममता बनर्जी वहां रुकी नहीं, चली गई। तो इससे देखिए क्या होता है, राजनीति में आपको हर संभावना से फेस होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ममता बनर्जी कभी सोचा था या बीजेपी ने कभी ये बात को सोचा था कि जो मुकुल राय बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, विधायक बन गए उनके पार्टी से, वो जाके टीएमसी में मिल जाएंगे? ये राजनीतिक में इन सब बातों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन जो काम करना होता है मुख्यमंत्री को, क्योंकि हमने जनता आपको चुन दिया है, जनता ने आपको काफी सीट दे दिया, 211 थे, इस बार 213 हो गए, तो आपको जनता ने 2 सीट ज्यादा दिया, तो आपको विकास दिखाना पड़ेगा। क्योंकि फिर 5 साल बाद चुनाव होगा, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता, झूठ के पांव नहीं होते। तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए, हाई कोर्ट के चक्कर लगाने से अच्छा था ममता बनर्जी अपने काम को सुचारू रूप से करती, संभाल कर चलती, तो आने वाले अगली बार नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को पटक पाती। लेकिन ये जो सभी को पता, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को पता है
इवन जो ममता बनर्जी के शुभचिंतक हैं, जी उनको भी पता है कि ममता बनर्जी की हार हो चुकी है। बस ये जो 2024 तक खींचने की प्रक्रिया है कि किस तरह ममता बनर्जी 2024 तक अपने राजनीतिक स्टैंड को लेकर चले। क्योंकि उसने एक बयान दिया था कि मेरा टारगेट बनारस है, तो ये बनारस, लेकिन अब किस मुंह से बनारस जाएगी? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को देख के वो भाग जाती है। जहाँ वो जाएगा वहाँ जहाँ वो जाएगी भाजपा, वहाँ शुभेंदु अधिकारी को पहले भेज देगा। शुभेंदु अधिकारी जहाँ जाएगा वहाँ ममता बनर्जी टिकेगी नहीं, क्योंकि ये राजनीति का पैतरा है और ये ख्याति बचा रही है। इसलिए जी, लेकिन धनोज जी, एक चीज यहाँ पर थोड़ा समझना बहुत जरूरी है दर्शकों को भी, और साथ ही मैं भी आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से टीएमसी से नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, एक के बाद एक बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन इसके बाद कई नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में वापस चले गए। ममता बनर्जी से माफी मांगी और इसके बाद उन्होंने फिर से टीएमसी का दामन छोड़ा। इसमें मुकुल राय भी शामिल हैं, ऐसा क्यों? सत्यम देखिए, अभी 5 साल के लिए टीएमसी वहां बंगाल में है जी का आधार जिस नेता का जीवन यापन बंगाल से है, तो क्योंकि जो एक आरोप लगता है, अभी आपने देखा होगा कि बंगाल के राज्यपाल महामहिम जगदीप धनखड़ जी दिल्ली आए, जी होम मिनिस्टर से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, और वो एक बात को अक्सर उठा रहे हैं। हालांकि उस पर मैं भी बोलता हूं कि राज्यपाल जी को राजनीति नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार बोला, कई डिबेट में बोला, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ। लेकिन ये बात भी सही है कि बंगाल के अंदर एक खेल चल रहा है। जो लोग टीएमसी को वोट दिया वो मजबूत है, जिसने वोट नहीं दिया उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। जी इसको इंसाफ कौन देगा? तो ये चीज भी है कि ये नेता लोगों को डर लग रहा है। डर से देखिए, दीदी का एक, मैंने कई बार कहा है कि दीदी बंगाल की जादू जानती है। बंगाल का जादू का मतलब है जान का खतरा। धनोज जी, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी के डर की वजह से नेता बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए हैं? बिल्कुल, इसमें कौन सा, इसमें क्या, बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि जिस तरह से वो सांसद को धमका रही, विधायक को धमका रही है, धमका ही तो रही है। अरे राज्यपाल को धमकाया गया जी, आपने देखा ना, वीडियो वायरल हुआ। बिल्कुल, सारे लोग डर के मारे ही तो टीएमसी में वापस लौट रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, मुकुल राय जैसे नेता भी जानते हैं इस बात को। अगर वो नहीं लौटता टीएमसी में, उनको भी इनडायरेक्ट रूप से अगर उनका टेलीफोन चेक किया जाए, अगर उसके टेलीफोन मान लीजिए आप डिलीट, मान लीजिए हमसे बात कर रहे हैं, डिलीट मार दीजिए, तब भी हमारा जिसका नेटवर्क यूज कर रहे हैं हम, जिस प्लेटफॉर्म का, वहां पर उनका रिकॉर्ड होगा। अगर वो चेक किया जाए तो उसके मोबाइल से भी पता चल जाएगा कि दीदी ने क्या सारा मंत्र पढ़ दिया कि मुकुल राय टीएमसी में जाके ज्वाइन कर गए। तो ये सबको पता है, जितने भी बंगाल के भी पत्रकार को पता है कि दीदी जो है बंगाल की जादू जानती है। बंगाल का जादू का मतलब होता है जान का खतरा। तो ये जान का खतरा जो है, एक ही उपाय बचा है, टीएमसी में वापस चले जाओ, जान सुरक्षित रहेगा। पर ना एक बात बताओ, अगर मुकुल राय अभी बीच में बैठे हुए हैं, अरे भाई मुकुल राय को इतना सम्मान कैसे मिलने लगा? अभी उनको तुरंत वहां पर उन्होंने सुरक्षा भी बहाल कर दिया ममता बनर्जी ने। ये क्या है भाई, ये क्या है? सबको पता है कि क्या है। लेकिन जो आपका सवाल है, सवाल होता है कि आप जीत गई, आपकी पार्टी जीत गई, 213 विधायक थे, आप सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बन गए, उनको चिंता क्या है? उनके लिए कोई विधायक सीट नहीं छोड़ रहा। क्योंकि जो बंगाल के विधायक है, एक भी अभी आगे बढ़ के नहीं कहा कि दीदी आइए मेरे सीट से लड़िए, उसको चिंता है। तो अब जो मुकुल राय त्याग देगा, वो मेदिनीपुर से उत्तर का जो है वो विधानसभा जहाँ से जीता है, लेकिन दर्द ये है वो प्योर भाजपा है, वहाँ के लोग भाजपा, वो विधानसभा सीट जो है वहाँ भाजपा में है। तो दीदी को खतरा है कि अगर हम 5 नवंबर तक सदन में नहीं जाएगा, तो हमारे देश की संविधान है, कानून है, 6 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री को सदन का चुनाव जीतना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ एमएलसी है नहीं, क्योंकि विधानसभा के कैबिनेट में उन्होंने कहा था कि एमएलसी होना चाहिए, लेकिन उसको ये कोविड इरा में अभी ये सब दिक्कत आएगी और अभी उपचुनाव भी होगा, ये भी दिक्कत है। इसलिए बीजेपी में बढ़त बढ़ा रही है, ये मजबूर कर रही है कि किस तरह बीजेपी मंत्रिमंडल से किस तरह पारित करके जो है चुनाव आयोग को आदेश दे कि चुनाव आयोग वहां जाके बायो इलेक्शन कराए। जब तक बायो इलेक्शन नहीं होगा तब तक दीदी चुनाव कैसे लड़ेगी? तो ये सब दीदी की घबराहट है, दीदी की नाकामी है, ये ममता बनर्जी का डर है, भय है। और आपको भी पता है राजनीति में दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो ममता बनर्जी को वहां से उखाड़ के फेंक देगा।
ये भी डर है। वो एक वफादार को ढूंढ रही है, इस तरह से एक वफादार उसको मिले कि जो अभी मुख्यमंत्री बन जाए और फिर बाद में त्याग पद दे रहे, लेकिन ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। तो ये बौखलाहट जो साफ साफ दिख रहा है, ममता बनर्जी की बौखलाहट और ममता बनर्जी की कमजोरी। हम जैसे पत्रकार इन बातों को बेबाकी से कहते हैं कि ममता बनर्जी अगर 5 नवंबर तक नहीं बनी विधानसभा के मेंबर, तो उनको किसी न किसी को बिठाना पड़ेगा। और जो दूसरा बनेगा मुख्यमंत्री, वो जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी से सब सीख रहा है। ममता बनर्जी आक्रामक राजनीति करती है, गुंडाई वाली राजनीति करती है, डरा धमका के राजनीति करती है। तो दूसरा मुख्यमंत्री भी आएगा, वो मुख्यमंत्री आपको फिर से पनपने नहीं देगा। ये डर भी ममता बनर्जी को सता रहा है। सत्यम, ठीक है धनोज जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ममता बनर्जी, आपको बता दें कि उन्होंने एचसी यानी कि हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है, लेकिन अब इसकी अगली सुनवाई जो है वो अभी यहाँ तक टाल दी गई है। 24 जून तक के लिए टाली गई है। अब अगली सुनवाई 24 जून के बाद ही होगी। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट।